दुनिया की सभी खतरनाक जेलों में एक जेल अल्काट्राज के आइलैंड पर भी बनी हुई है। जिस जेल में कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी वहां से मिलने वाले टॉर्चर के डर से भागने की कोशिश नहीं कर पाएगा। जहां कैदी को भागते ही सीधा गोली मार दी जाती हो, उसी जेल में दिन दहाड़े 3 कैदी वहां की सभी हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को पीछे छोड़कर सभी अथॉरिटीज को चकमा देकर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह थी कि ये कैदी ऐसी प्लानिंग करके भागते हैं जहां अगले 10 घंटों तक जेल के सभी ऑफिसर्स को यही लगता था कि सब कुछ ठीक है। हिस्ट्री का ये वो वाकया है जिसको पिछले 60 सालों से यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसी भी इस केस का जरा बराबर भी एविडेंस हासिल नहीं कर सकी। एक ऐसा जेल ब्रेक जो पिछले 60 सालों से पूरी तरह उलझा हुआ है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैदियों के एकदम से गायब होने के पीछे उनकी काफी सालों की प्लानिंग मौजूद थी, जिसको समझना अब एक मिस्ट्री बन चुका था। आखिर वो लोग कौन थे और कैसे इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो लोग यहाँ से भाग निकले। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को रखा जाता है। अल्काट्राज के नाम से ये फेमस आइलैंड समंदर के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, जिस पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इस आइलैंड की चारों तरफ 15 फीट ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं, जहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की मॉनिटरिंग रहती थी। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के सेंटर में होने की वजह से हमेशा तेज हवाओं और समुद्री लहरों से घिरा रहता है। इन सभी कंडीशन को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसा जेल जहां पर हद से ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद होती है, मतलब अगर यहाँ कोई क्रिमिनल एक बार आ गया तो उसका खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनस्केपेबल का दर्जा भी मिल चुका था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज के सारे भरम टूट जाते हैं जब 3 प्रिजनर यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी बुरी तरह और प्लानिंग के साथ धोखा देकर भाग निकलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इन 4 क्रिमिनल से, जिनमें से 2 क्रिमिनल आपस में सगे भाई होते हैं, जिनका नाम जॉन एंगलन और क्लीरेंस एंगलन होता है। ये दोनों भाई एक बैंक रॉबरी के केस में पकड़े जाते हैं, जिनको खतरनाक क्रिमिनल डिक्लेयर करते हुए अल्काट्राज के इसी जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये है फ्रैंक मोरस, जो 13 सालों से ही हमेशा जेल की शक्ल देखता आ रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी केस में ही रखा गया था। उसके बाद ये था एलन वेस्ट, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, जो पहले भी कई दफा बहुत सी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर दफा हाई सिक्योरिटी होने की वजह से ये हमेशा पकड़ा जाता था। इसलिए इसको ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल यानी अल्काट्राज में धकेल दिया गया था, जहां से ये दोबारा भागने की कोशिश न कर सके। ये पर्सन इस जेल में काफी सालों से बंद था, इसलिए ये इस जेल के सभी कंपाउंड्स को दूसरे कैदियों से ज्यादा बेहतर जानता था। अल्काट्राज से भागने का प्लान भी एलन वेस्ट ने 1960 में बनाया था, लेकिन ये अकेला इस प्लान को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए इसने जेल से ही 3 साथियों को चुना, जो और कोई नहीं बल्कि जॉन एंगलन और उसका भाई क्लीरेंस एंगलन था, और इनका चौथा साथी फ्रैंक मोरस था। एलन वेस्ट ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल ढूंढ रखा था, जहां से इनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन हो सकता था। लेकिन मसला ये था कि सभी लॉन्च में एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन इन चारों के सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कई महीनों तक इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। फिर एक दिन जेल के जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और वो एक दूसरे के बराबर रहने लगे, जहां ये आसानी से इस प्लानिंग को पूरा कर सकते थे। यहाँ इन चारों का पहला टारगेट मुकम्मल हो चुका था। चारों प्रिजनर एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर क्या प्लानिंग करते रहे, इसकी किसी को भी खबर नहीं पहुंच सकी। इनफैक्ट ये एक साथ रहकर भी जेल में इस तरह रहते थे जैसे ये एक दूसरे को जानते तक नहीं। 12 जुलाई 1962 सुबह के 7:30 बजे रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर को अपने अपने सेल से उठाने के लिए ब्लॉक बी में जाते हैं, जहां सभी कैदी उठ जाते हैं, मगर 3 कैदी अपने बिस्तर पर ही सोए रहते हैं। जब सभी कैदी की काउंटिंग की जाती है तो इन्हीं में से 3 कैदी मिस होते हैं। जब तक अथॉरिटीज को फील होता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब स्टाफ ने सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इन्हें अभी भी 3 लोग अपने बिस्तर पर सोए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन पुलिस को ये बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती, इसलिए वो सेल के अंदर जाते हैं और इन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये तीनों बिस्तर पर मौजूद नहीं होते, बल्कि यहाँ इनके बिस्तर पर सिर्फ 3 डमी हेड मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर वो एक चादर डालकर यहाँ से भाग चुके थे। इन्होंने साबुन, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से
ये डमी हेड बना रखे थे। ये कंडीशन देखकर जेल के सभी ऑफिसर के होश उड़ चुके थे। फिर सोचा कि अगर वो तीनों जेल से भाग निकले हैं तो समुद्री ताकतवर लहरों और आइलैंड पर मौजूद जंगली जानवरों से आखिर कब तक बच पाएंगे। इसलिए पूरे आइलैंड को अच्छी तरह से चेक किया गया, मगर कहीं भी इनका नामो निशान तक नहीं मिल सका। सभी को एक चीज तंग कर रही थी कि इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम में आखिर कैसे एक नहीं बल्कि तीन कैदी आसानी से भाग निकले थे। अब आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि प्लानिंग तो 4 कैदियों ने मिलकर की थी। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट कर दिया गया और फिर पता चला कि ये तीनों कैदी अपने सेल के 6 इंच मोटी कंक्रीट से बनी दीवार को चमचों की मदद से काट कर बाहर निकले थे। लेकिन जब थोड़ा और डिटेल में बारीकी से देखा गया तो पता चला कि भागने वाले प्रिजनर के साथ एक चौथे सेल की दीवार भी टूटी हुई थी और वो सेल एलन वेस्ट का था, जो किसी वजह से अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाया। एलन वेस्ट अब ये अच्छी तरह जान चुका था कि अगर उसने अभी भी अपना मुंह न खोला तो उसके लिए बचने का कोई चांस नहीं बचेगा। इसलिए उसने इस बात में अपनी भलाई समझी और इन्वेस्टिगेटर्स को अपना सारा प्लान बता दिया। उसने FBI को बताया कि उस प्लान का मास्टरमाइंड असल में वो खुद था। उन्होंने इस प्लान के मुताबिक ये डमी हेड बनाए थे और इन डमीज पर लगे हुए बाल इन्होंने जेल के अंदर कैदियों के हेयर कट के दौरान ही चुपके से उठाए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट मौजूद था जिसका साइज 9.5 बाय 5 इंच था। एलन को इन सेल्स का लूप होल भी मालूम था क्योंकि वो जेल के मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। इसको मालूम था कि इन सेल की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थी और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों तक चारों प्रिजनर मौका देखकर वेंट के इर्द गिर्द सुराख को मजीद बड़ा करने में लगे रहे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के खराब वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी तैयार कर ली थी। वो इस काम को सीक्रेट रखने के लिए अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अपना सामान इस होल के आगे रख देते थे। ये सारा काम खास कर उस वक्त किया जाता था जब जेल में हर घंटा सुबह के वक्त एक म्यूजिकल हॉर्न मनाया जाता था। उस वक्त जेल के अंदर काफी शोर होता था, जिसका फायदा उठाकर ये चारों कैदी अपने सेल के वेंट का सुराख बड़ा करने में जुड़े होते थे। सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ ये वेंट एक ऐसी जगह खुलता था जहां पर सिक्योरिटी का कोई नामो निशान नहीं होता था। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ही ब्लॉक की छत पर जाता था, जहां वो अक्सर जाकर जेल की मेंटेनेंस का काम करते थे। इलेक्ट्रास में तब कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे जेल के मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों भी मेंटेनेंस का काम करने के लिए अक्सर छत पर जाया करते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान को भी मजीद डिस्कवर करते थे। इस छत की दूसरी साइड पर एक पाइप था जिसको पकड़कर इन्हें नीचे उतरना था और फिर आइलैंड की 15 फीट बड़ी दीवार पर चढ़कर वहां से भागना था। इन्होंने अपनी सभी तैयारी पूरी करके रखी थी। इनफैक्ट इन्होंने एक जेल में रबर बोट भी बना ली थी जिसमें हवा भरकर ये तीनों कैदी समंदर में उतर जाते हैं। ये सब कुछ एलन वेस्ट ने FBI को बताया, लेकिन अभी भी FBI के लिए सवाल ये था कि भागने वाले प्रिजनर आखिर अब कहाँ होंगे। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको इलेक्ट्रास के नॉर्थ एंजल आइलैंड पर जाना था। उसके बाद वहां से होकर इन्हें मेन लैंड तक पहुंचना था। वहां से इनको गाड़ी और अपना हुलिया बदलने के लिए कुछ कपड़े चुराने थे। FBI ने इलेक्ट्रास के सभी आइलैंड पर छानबीन की, पर इन तीनों कैदियों का कोई पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि पूरा समंदर छान लिया था, मगर इन तीनों का कोई भी कहीं भी नामो निशान नहीं मिल सका। आखिर ये लोग कहाँ गए थे, इसको जानने के लिए ये केस अब मिस्ट्री बन चुका था। अगले 4 दिनों में FBI को एक तैरता हुआ लकड़ी का एक पैडल मिला, जिसको देखकर ये पता लगता था कि इन तीनों कैदियों ने बोट को पानी में फ्लोट करवाने के लिए इसे इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद रेनकोट से बने समंदर में 2 बैग भी मिले जिसमें प्रिजनर का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर वगैरह भी मौजूद था। इससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि शायद कैदी इस आइलैंड तक पहुंच ही नहीं पाए, वो समंदर के बीच ही कहीं हादसे का शिकार हो गए होंगे। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों तक पानी में फ्लोट करने लगती है। इन्वेस्टिगेशन टीम को ना ही कोई बॉडी मिल सकी और ना ही कोई बॉडी के पार्ट्स। इस केस के ठीक 15 सालों बाद एंगलन ब्रदर के कजन ने ब्राजील में इन दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा था और उनकी फोटो भी बनाई थी। उनकी फैमिली का भी ये कहना था कि ये दोनों एंगलन ब्रदर ही हैं, लेकिन FBI के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था उनकी एज एंगलन ब्रदर से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलन ब्रदर के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। उसके बाद आज तक इन तीनों प्रिजनर का कोई भी अता पता नहीं लग सका। इस केस के अगले ही साल इलेक्ट्रास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 1979 में हिम्मत हार कर FBI ने भी इस केस से जान छुड़वा ली। अब ये केस सिर्फ US मार्शल सर्विस के हाथों में है और ये तब तक खुला रहेगा जब तक ये कैदी पकड़े नहीं जाते या फिर इनकी डेड बॉडी नहीं मिलती या फिर जब तक इन कैदियों की एज 90 साल से ऊपर नहीं चली जाती।
अल्कट्राज आइलैंड को आज भी एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट आज भी ब्लॉक बी की इन्हीं सलाखों को देख सकते हैं, जहां से ये तीनों कैदी 60 साल पहले एक साथ भागे थे। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।